8 ईमेल और 188 करोड़ गायब। देखिए, इंडिया के मेरे ख्याल से टॉप 20 या 30 रिचेस्ट लोगों में वो आते होंगे। इज़ वेरी वन ऑफ द रेनाउंड पर्सन। मैंने क्या हुआ? अरे वो फ्रॉड था मेरा। मैंने कहा सर अच्छा। बोले वो 188 करोड़ मेरा निकल गया। मैंने कहा व्हाट? आप तो कह रहे थे छोटा सा फ्रॉड है। मैं आपके ईमेल से किसी को भी ईमेल कर सकता हूँ, जीमेल से भी। मैं आपके मोबाइल नंबर से किसी को कॉल भी कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग और एसएमएस स्पूफिंग। मैं आपके नंबर से किसी को एसएमएस भी कर सकता हूँ। तो आजकल क्रिमिनल्स का ये सबसे पावरफुल अटैक वेक्टर है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर तरह के लॉगिन में इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कोई भी लॉगिन आपका कोई भी अकाउंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो मान लीजिए हैक्ड है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। आपका व्हाट्सएप टू फैक्टर है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल 99.99% लोगों का नहीं है। इसीलिए 99.99% लोगों का व्हाट्सएप में अभी हैक कर सकता हूँ। अभी ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। कॉल मर्जिंग टेक्निक, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, वॉइस मेलिंग टेक्निक, क्यूआर कोड, स्क्रीन शेयरिंग टेक्निक्स, ऐप्स के थ्रू। तो जो एक सीरीज़ आई थी कि सबका नंबर आएगा जी, मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट किया उसका मोटो है सब पकड़े जाएंगे। लोग ये सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं शायद बच जाते हैं, जबकि मेरे पास सारे केसेस उन्हीं के आते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं। क्या 8 ईमेल और 188 करोड़ का फ्रॉड? और कैसे एक नवजात के माता पिता को 40,000 रुपए का जन्म प्रमाण पत्र पड़ा? कैसे एक फेक एफआईआर पर रियल फ्रॉड हो गया? और कैसे एक बच्चा कैशबैक और ऑनलाइन डिस्काउंट के चक्कर में साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गया? कैसे पर्दाफाश हुआ ऑनलाइन एग्जाम स्कैम का? नमस्कार, मैं हूं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर। और आज के हमारे गेस्ट हैं साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे जी। अमित सर नमस्ते। नमस्कार ध्रुव जी। सर लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आप अदृश्य जाल, साइबर अपराध की दुनिया में अदृश्य जाल की बात बता रहे थे। और इस बार जब हम दोबारा मिले हैं तो आपकी एक और बुक आई है, साइबर क्राइम की सच्ची कहानियाँ, और इसके ऊपर लिखा है शिकार होने से बचने के लिए पढ़ें ये किताब। तो सर जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था और इसके अनुक्रम में सबसे नीचे मेरी आंख अटक गई, 8 ईमेल और 188 करोड़ गायब। हाँ जी। तो सर क्या घटना थी, कैसे, विस्तार से बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए, इंडिया के मेरे ख्याल से टॉप 20 या 30 रिचेस्ट लोगों में वो आते होंगे। इज़ वेरी वन ऑफ द रेनाउंड पर्सन। रिचेस्ट अलग चीज़ है, उस पॉपुलर भी बहुत है वो। उनका मुझे फ़ोन आया गुड़गांव से कि आप मेरा कुछ फ्रॉड हो गया है, छोटा सा फ्रॉड है, आप हेल्प करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे डिटेल भेज दीजिए। छोटा सा फ्रॉड? हाँ, वो स्टार्ट बात ऐसी हुई थी। मैं इसके आगे क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि वो कितना रिच है उस समय जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप डिटेल भेज दीजिए, कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन कराया आपने? बोले हाँ, हमने एक इजराइल की कंपनी को दिया था तो दे हैव गिवन अस सम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मैंने कहा आप शेयर कर दीजिए, देन आई विल हेल्प यू। उन्होंने रिपोर्ट शेयर कर दी। शायद मैं बिजी था उस समय तो एक हफ्ते तक मैं उसको देख ही नहीं पाया। फिर उनका फ़ोन आया कि क्या यार तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो। तो मैंने क्या हुआ? अरे वो फ्रॉड था मेरा। मैंने कहा सर अच्छा। बोले वो 188 करोड़ मेरा निकल गया। मैंने कहा व्हाट? आप तो कह रहे थे छोटा सा फ्रॉड है। बोले हाँ, मतलब वो जर्मनी के अकाउंट से ऐसा निकला है। तो मैंने तुरंत खोल के रिपोर्ट देखी। मैंने कहा ये कैसे हो गया, और उसको कंक्लूड क्यों नहीं कर सके लोग। तो पता पड़ा कि जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि इनके सीईओ का ईमेल आईडी हैक हुआ है और सीईओ की ईमेल आईडी से ईमेल जाते थे बैंक को विद रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर दिस मनी टू डिफरेंट अकाउंट। तो हर बार एक उनका और एक प्रोटोकॉल था कि यदि सीईओ की ईमेल से ईमेल जाएगा बैंक को तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी रिक्वेस्ट। तो बैंक से रिवर्ट मैसेज आता होगा कि आपके अकाउंट से? हाँ, पूरा प्रोसेस में बताता हूँ। हाँ। तो पहले तो ये चीज़ उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आ गई कि हाँ भाई, सीईओ का ईमेल आईडी हैक था, इनसे रिक्वेस्ट जाती थी और वहाँ से भी आता था ईमेल, लेकिन वो ईमेल डिलीट हो जाती थी क्योंकि ईमेल तो हैक है। अच्छा, रिफ्लेक्ट नहीं करती थी उनके? हाँ, तो उनको नहीं दिखता था उसमें। ओके। तो और ये 3 महीने तक होता रहा। 8 ईमेल ऐसी गई हैं और करीब 188 करोड़ रुपए निकल गया। तो और इनको 3 महीने बाद पता पड़ा, मतलब ये हो रहा था साइलेंटली, इनको नहीं पता था। जब उन्होंने बैंक को इन्फॉर्म किया तो बैंक ने कहा कि ये तो आप ही की रिक्वेस्ट थी, और पैसा कभी नाइजीरिया, कभी रोमानिया, कभी टर्की, ऐसे ऐसे अकाउंट में गया है जो जहाँ से लाना बहुत मुश्किल है। एंड इवेंचुअली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रिप्टो करेंसीज, तो उसको फिर ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पूरा जो प्रोसेस देखा तो मैंने कहा सर आप मुझे अपने सीईओ का लैपटॉप दिलवा दीजिए।
तो बोले वो लैपटॉप तो हम दे नहीं सकते आपको। नहीं क्यों? बोले उस वो तो हमने फॉर्मेट कर दिया क्योंकि हमें लगा कि उसमें हमारे और भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थे, कल के दिन जर्मनी की पुलिस या कहीं की पुलिस मांगेगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जी हो जाए तो उसके बाद भी क्या चैलेंजेस होते हैं। तो हमने तुरंत फॉर्मेट कर दिया लीगल एडवाइस के थ्रू। अच्छा, मैंने कहा मोबाइल दिलवा दीजिए। बोले वो तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते, वो तो वहाँ GDPR है, वो तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, वो तो किसी का फ़ोन नहीं ले सकता। तो मैंने कहा वैसे में चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े तो आए मैंने कहा फिर आप कैसे चाहते हो मैं ढूंढ दूँ? बोला आप कुछ कीजिए। तो मैंने कहा मुझे ईमेल सर्वर का लॉग दिलवा दीजिए। बोले हाँ वो मिल सकता है। तो फिर हमने उनके IT हेड से बात की तो ईमेल सर्वर का लॉग मिल गया। जी। तो मैंने देखा कि CEO को पिछले 3 महीने के पहले से काफ़ी समय से टारगेट किया जा रहा था। कुछ फिशिंग ईमेल आई थी और उसके थ्रू उनका ईमेल ID निकला था। दूसरी बात कि इनका ईमेल अकाउंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं था, मतलब यदि किसी को पासवर्ड मिल गया तो वो लॉगिन कर सकता है। तो क्रिमिनल ने भी लॉगिन कर रखा था। तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की जब मैंने और ईमेल पढ़ी उनकी, कि CEO के ईमेल से ईमेल जाते थे, विच इज़ करेक्ट, बट इस बीच बैंक से भी इनको ईमेल आए विद ए बैंक स्टेटमेंट हैविंग 40 मिलियन यूरोज इंटैक्ट इन हिज अकाउंट। तो मैं देखता था कि ये पैसा तो निकल रहा है तो फिर बैलेंस चेंज क्यों नहीं हो रहा? जो बैंक स्टेटमेंट बैंक से आ रहा है उसमें सेम बैंक स्टेटमेंट हर बार मतलब बैलेंस दिख रहा है। तो मेरे कुछ गड़बड़ है। उसका हेडर चेक किया मैंने ईमेल का जो बैंक से आई थी। जब बैंक का ईमेल हेडर चेक किया तो पता पड़ा कि वो ईमेल तो US से आई है, जबकि इस बैंक का US में कोई ईमेल सर्वर है ही नहीं। ओके। तो मतलब ये स्पूफ्ड ईमेल है। अब और स्पूफ ईमेल क्या होती है? Yes. मैं आपके ईमेल से किसी को भी ईमेल कर सकता हूँ, जीमेल से भी। मैं आपके मोबाइल नंबर से किसी को कॉल भी कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग और SMS स्पूफिंग। मैं आपके नंबर से किसी को SMS भी कर सकता हूँ। तो आजकल क्रिमिनल्स का ये सबसे पावरफुल अटैक वेक्टर है। यदि वो आपके ईमेल से किसी को ईमेल करेंगे तो चांसेस कि वो क्लिक करेगा, खोलेगा, इंस्टॉल कर लेगा, फाइल ओपन कर लेगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी यूज़ होती है। और ये चीज़ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपका जो ईमेल सर्वर है वो डीमार्क कंप्लाइंट नहीं होता। सो डीमार्क का मतलब क्या हुआ? अब डीमार्क एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। SPF और डीमार्क कंप्लायंस कराना पड़ता है, जिसमें जो कंपनीज फिल्टर करती हैं डीमार्क कंप्लायंस के बेस पर मेल्स को। तो उससे क्या होता है कि यदि आप की जो मेल आ रही है वो डीमार्क कंप्लायंट ईमेल सर्वर से नहीं है, या जो आपका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, तो फिर ये फिल्टर हो जाएगी, आपके इनबॉक्स में नहीं आएगी। जैसे फिशिंग मेल्स नहीं है? हाँ, जैसे फिशिंग ईमेल नहीं आती। ओके। या ब्लॉक हो जाएगी। उसमें तीनों ऑप्शन होते हैं कि वो डिलीट कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए या फिल्टर कर दी जाए। तो लेकिन चूंकि डीमार्क कंप्लायंट नहीं था, तो इसका मतलब है कि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, क्योंकि बैंक के ईमेल सर्वर से ईमेल आ रही है और उसमें बैंक स्टेटमेंट 40 मिलियन यूरोज दिखा रहा है। अब आप सोचिए क्रिमिनल कितना स्मार्ट है। क्रिमिनल ने पहले इनका ईमेल आईडी हैक किया है, इससे ईमेल जा रही है बैंक को, और इनको शक ना हो जाए इसलिए जो वीकली स्टेटमेंट आता है वो खुद भेज रहा है बैंक के ईमेल से, और जो बैंक से ऑथेंटिक स्टेटमेंट आ रहा होगा वो डिलीट कर रहा है। जो आपने कहा था कि उनको अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है वो, तो वो डिलीट हो रहे थे, लेकिन एक स्टेटमेंट आ रहा था जिसमें सेम बैलेंस दिख रहा है। ओके। तो मैंने इनसे कहा कि सर इसका मतलब है कि बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इससे पहले कोर्ट में जा चुके थे। अच्छा, कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि आपकी गलती आपकी है, तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है, और इसलिए ऑलमोस्ट क्लोज था केस। पर मैंने कहा नहीं सर, गलती बैंक की भी है, तो आप एक बार केस फिर से ओपन कीजिए। तो केस फिर से ओपन हुआ, ऑनलाइन हियरिंग हुई, मैंने भी पार्टिसिपेट किया। एंड मेरा स्टेटमेंट जज को ये था, मैंने कहा साहब बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है, हम बैंक को पैसा देते हैं क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। यदि उसी के ईमेल से मुझे एक ईमेल आएगी तो मैं उस पर ट्रस्ट करूँगा। तो उनकी जो ईमेल आ रही थी वो जिसमें 40 मिलियन यूरोज दिख रहा था, मैं ट्रस्ट कर रहा था कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। वो क्या क्यों आ रही थी? क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, तो गलती बैंक की भी है। तो उन्होंने कहा आप स्पूफ करके दिखा सकते हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा, हम एक दिन पहले स्पूफ करके भेज ही चुके थे सारे लॉयर्स को और सबको। तो वो जज को ईमेल मिल गई, उसने कहा थी तो मैं भी ट्रस्ट कर लूँगा। तो बैंक इज़ लायबल, पूरा का पूरा पैसा बैंक से वापस आया। तो जब ये हियरिंग चल रही थी उस बीच बैंक का कॉल आ गया कि साहब 50-50% कर लेते हैं। अच्छा। आधी गलती आपकी है। मैंने क्लाइंट को बोला ना ना ना, अब तो पूरी गलती उसकी है। तो हम लड़ेंगे लास्ट तक। अच्छा सर, आपने बीच में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करी थी। मैं आम आदमी और दर्शकों के लिए समझना चाहूँगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, और मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे अधिकतर लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में जानते होंगे या उसके यूज़ करते होंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा ध्रुव।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर तरह के लॉगिन में इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कोई भी लॉगिन आपका कोई भी अकाउंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो मान लीजिए हैक्ड है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए हैं। क्योंकि आपके पासवर्ड, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके बैंक अकाउंट डिटेल ये ऑलरेडी बाहर पड़े हुए हैं। यदि आपको चेक करना है तो दो तरीके हैं। एक या तो आप haveibeenfound.com एक वेबसाइट है, haveibeenpwned.com, उस पर जाएँ, अपना ईमेल आईडी डालें, वो बता देगा कि आपका पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। ओके, ओपन 10 बार, 15 बार, 50 बार, जहाँ जहाँ पड़ा होगा निकाल के दे देगा जी। दूसरा मोबी आर्मर करके एक ऐप है, वो भी आपको बता देगी कि आपके पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। जी। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी क्या करता है कि सोचता है कि मेरा पासवर्ड मैं कॉम्प्लेक्स बना लूँगा तो कोई हैक नहीं कर पाएगा। पासवर्ड आप कितना भी कॉम्प्लेक्स बना लो, यदि वो लीक हो गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर तो वो एज सिंपल एज ओपन। जी। जी। तो एक और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है। सिर्फ पासवर्ड से आप ऑथेंटिकेशन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा या तो आपको एक OTP आना चाहिए या कोई कोड आना चाहिए। जब तक आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है तब तक आप उतने ही वल्नरेबल हो। एक इस चीज़ को मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा। ईमेल में तो फिर भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कर लेते हो, व्हाट्सएप में है आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? आपका व्हाट्सएप टू फैक्टर है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल 99.99% लोगों का नहीं है। इसीलिए 99.99% लोगों का व्हाट्सएप में अभी हैक कर सकता हूँ, अभी ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। और अभी दिवाली से पहले गुड़गांव में लगातार डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए, और हम व्हाट्सएप को ये समझ के चलते हैं कि अरे यार व्हाट्सएप तो बहुत सिक्योर है और ऐसे हैक हो रहा है। तरीका भी बताऊंगा अभी कैसे हैक होगा। हैक कर सकते हैं सर? हाँ, हैक करके, लेकिन उससे पहले मैं सेफ्टी बता देता हूँ। जी। सेफ्टी ये है सर कि आपका व्हाट्सएप भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ओके। वो कैसे होता है? व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, उसमें एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स करके। जी। अकाउंट्स में एक ऑप्शन आएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड मांगा जाएगा। ओके। ये 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो आपने समथिंग सम रैंडम नंबर विच ओनली यू नो, यदि आप लोग क्या करते हैं 6 डिजिट का कोड मांगा तुरंत डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पता होता है कि इसने कोड भी डेट ऑफ बर्थ ही डाला होगा, तो वो तो वैसे ही निकाल लूंगा मैं। बिल्कुल। तो कोई दूसरा नंबर डालिए जिससे, और उसके बाद एक ईमेल भी मांगा जाएगा, वो भी डाल दीजिए ताकि आप कल के दिन ये कोड भूल जाएं तो उससे रिकवर कर सकें। यदि आपने 6 डिजिट का कोड किसी को नहीं बताया है और ये सिर्फ आपको पता है, तो आपका व्हाट्सएप कोई भी हैक नहीं कर सकता। ओके। पॉसिबल ही नहीं। सर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कोशिश करूँ कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने व्हाट्सएप पे भी रखूँ। और अब मैं बताता हूँ कि हैक होगा कैसे। ठीक है? यस। तो फिर लोग मुझे सुनाते हैं कि सर आप ऐसे मत क्या कीजिए, ओपनली बता देते हैं, क्रिमिनल्स मिसयूज करेंगे। एक टेक्निक बताऊंगा, ऐसी 12 तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीके। अच्छा, 12 तरीके से हैक हो सकता है? हाँ, 12 सिंपल तरीके हैं। ओके सर। लेकिन ऐसा ना हो कि क्रिमिनल्स भी मिसयूज करने लगे। सबसे पहला तरीका है कॉल मर्जिंग टेक्निक, या कॉल, हाँ तरीके बताता हूँ। कॉल मर्जिंग टेक्निक, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, वॉइस मेलिंग टेक्निक, QR कोड, स्क्रीन शेयरिंग टेक्निक्स ऐप्स के थ्रू। तो जो कॉल मर्जिंग टेक्निक है वो कैसे काम करती है? मान लीजिए आप मेरे मित्र हैं ही जी जी। और आपको एक कॉल आता है और वो कॉलर कहता है कि ध्रुव जी, अमित जी ने आपका नंबर दिया और हम एक इवेंट कर रहे हैं दिल्ली में, ताज होटल में, और आपको इनवाइट करना है और वी वांट यू टू होस्ट दैट इवेंट, या कुछ मीडिया के लोग चाहिए। तो आप बातचीत शुरू कर देंगे, आपको लगेगा कि अमित का रेफरेंस दिया है, विश्वास है, क्रेडिबल नाम है। फिर वो कहेगा ध्रुव जी आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए वो कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनको भी इन्वाइट किया है। तो आपको एक और कॉल आ रहा होगा पैरेलली, आप कहेंगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है। नहीं वो उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, बात करते हैं ना, अभी तुरंत क्लोज करते हैं इसको। ओके। थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाया और आपको लगा क्या है, मर्ज कर दिया आपने। जैसे ही आप मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका फेसबुक, गूगल कुछ हैक हो जाएगा। क्यों हैक हुआ? आपने कोई OTP दिया? नहीं दिया। आपने कोई लिंक क्लिक किया? नहीं। आपने कोई ऐप इंस्टॉल की? नहीं। फिर आपके पैसे क्यों निकले? फिर आपका व्हाट्सएप क्यों हैक हो सकता है? सोचिए, यही टेक्निक है बस। कैसे? मैंने आपने 2 इनकमिंग कॉल मर्ज की। यस। यही क्या? यस। चैलेंज ये था कि दोनों इनकमिंग कॉल अननोन नंबर से थी, इसमें से एक भी नंबर आपके फोन में सेव नहीं था। बिल्कुल करेक्ट। yes. ये वाला भी अननोन था, वो भी अननोन था। yes. बस यही नहीं करना है। ये जो दूसरा कॉल आपको आया वो OTP का कॉल था। आजकल सारे OTPs कॉल पे आते हैं। okay. जो पहले SMS पे आते थे, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल।
व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे भी मंगा सकते हो, Yes. बैंक का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो, गूगल का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो, फेसबुक का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो। तो जब वो क्रिमिनल आपसे बात कर रहा है, जो पहला कॉल है वो तो क्रिमिनल का है, वेरी क्लियर। उसने कहा अमित जी का कॉल आ रहा है, अमित का इस कॉल से कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरा कॉल वो बैंक का है, वो बैंक के ओटीपी का कॉल है। आपने कॉल मर्ज कर दिया, जैसे ही आप कॉल मर्ज करोगे तो क्रिमिनल को ओटीपी सुनाई दे जाएगा। बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये अमित क्या बोल रहा है, तब तक तो वो रेडी है ना अप्लाई करने को, कोड अप्लाई करेगा और ओके, तो आपका ओटीपी ही तोड़ाना है। बिल्कुल। उसके आपको बाद लगता है कि आपने ओटीपी बताया नहीं, फिर भी आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। तो एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ अपने अवेयरनेस सेशन में कि जितने भी आपने पोस्टर बैनर साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के देखे होंगे, उसमें लिखा होता है अपना ओटीपी मत दीजिए, ओटीपी मत दीजिए। आज सुबह से सुने जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सर। रेडियो पे भी ये चिल्लाते रहते हैं। एक्चुअली कोई कभी ओटीपी देता ही नहीं है। अभी आप कितने भी केसेस देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ कि आपसे कहा हुआ कि ध्रुव जी अपना ओटीपी बताइए, हाँ हाँ लीजिए ना, ये लिख लीजिए, अच्छा वो अपना पासवर्ड भी तो बता दीजिए, हाँ हाँ पासवर्ड भी लिख लीजिए। ऐसा होता है क्या कभी? नॉर्मली क्या अपना पासवर्ड मत दीजिए, ओटीपी कोई नहीं देता। 99.99% लोग नहीं देते, बिल्कुल। बहुत ही रेयर होगा जो शायद दे भी दे। ओटीपी एक तरीके से निकाला जाता है, एक कहानी होती है उसके पीछे, और वो कहानी जब तक लोगों को पता नहीं होगी, और वो कहानी सुनना चाहूंगा सर। वो तो निकलता रहेगा। जी बताइए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ओटीपी निकालने की कहानी बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो यूएस से आए हुए थे, यूएस में एक कंपनी में काम करते हैं। लखनऊ में थे, अपनी माता जी को थोड़ा सा तीर्थाटन करा रहे थे, वो घुमा रहे थे। तो शायद उस दिन उनको दिल्ली आना था, बनारस से लखनऊ आए होंगे और लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, तो फ्लाइट उसमें थे, एयरपोर्ट पर थे। तो उनकी माता जी थोड़े से थकान फील कर रही थी, और फिर उसके बाद दिल्ली से शायद वापस यूएस का कोई फ़्लाइट था उनका। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली जब लैंड करेंगे उसके बाद जो उनका ड्यूरेशन है अगली फ़्लाइट का, वो 6-7-8 घंटे का है, तो उस दौरान एयरपोर्ट के पास कोई होटल ले लेते हैं, वहाँ रेस्ट कर लेंगे। तो वो गूगल पे उन्होंने सर्च किया दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास कोई होटल, तो उनको एक नंबर मिल गया लेमन ट्री का। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत कॉल लगा दिया, तो आप लेमन ट्री से बोल रहे हैं? हाँ जी लेमन ट्री से बोल रहे हैं। वो एक अभी मैं लैंड करने वाला हूँ 2 घंटे बाद, तो आप एक रूम बुक कर दीजिए, हिसाब कर देंगे, क्या चार्जेस बताए, इतने चार्जेस। बोले यार हमें तो 4 घंटे के लिए चाहिए, आप थोड़ा सा कंसेशन दे दीजिए। बोले सर वो तो अप्रूवल लेना पड़ेगा और ऐसा वैसा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर थोड़ा ड्रामा किया उसने, हाँ साहब अप्रूवल ले लिया हमने, 1800 रुपये में आपको 4 घंटे के लिए दे देंगे। वेरी गुड यार, मतलब हाँ, मतलब एक अच्छा होटल बिल्कुल। आपको 4 घंटे की थोड़ा डिस्काउंट दे दिया उसने। तो बोला ठीक है सर आप कर दीजिए बुक। तो बोला आप पेमेंट कर दीजिए। तो बोले आप अपना कार्ड डिटेल दीजिए। बोले कार्ड डिटेल मैं कैसे दे दूँ? बोले अरे मैं आपसे ओटीपी थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं आपसे कार्ड डिटेल मांग रहा हूँ, ओटीपी मत बताना। हाँ पॉइंट। उसने कार्ड डिटेल दे दिए, उसने कार्ड डिटेल भरे। उसने कहा सर वो 1600 रुपये का मैंने ओटीपी भेजा है, आप देख लीजिए ओटीपी आया होगा। तो उन्होंने देखा 1600 रुपये का ओटीपी आया था, उन्होंने कहा ये लीजिए। उसने ओटीपी डाला, 1600 रुपये चले गए। अब वो बंदा बोला ठीक है मुझे बुकिंग नंबर दे दीजिए। बोले सर वो पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है आप। ओके। कह रहा ऐसे कैसे हो सकता है, और इधर 1600 रुपये कट और लिए। हमारे अकाउंट से निकल गया, एसएमएस आ गया। बोले पता नहीं सर यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हमारे अकाउंट में आया नहीं अभी तक। तो थोड़ा बहस होने लगी, यार मैं तो निकल गया और मैं तो ऐसा है, इतने में वो बोर्डिंग अनाउंस हो रही है कि फ़्लाइट का, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा है। तो उनको लग रहा है यार क्लोज हो जाए मैटर, तो पहुँचूँ वहाँ पे तो क्लियरिटी हो जाए, वरना फिर वही ड्रामा। तो बोलते हैं नहीं नहीं सर वो आया नहीं है पैसा, और अभी मैं कैसे रेफरेंस नंबर दे दूँ, और तो जब तक आएगा नहीं कर सकता। एक काम कीजिए सर आप ना मुझे अपना जो आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं, बोले हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं। उसने स्क्रीनशॉट लिया, भेज दिया। अब ये देखिए साइकोलॉजिकल गेम देखना, जो स्क्रीनशॉट भेजना आपके दिमाग में फीड करना था उसका पर्पज़, कि आपको लगे कि स्क्रीनशॉट भेजने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, भेज दिया, और वो उसने देखा। अब उसका रिएक्शन था अरे सर यू आर राइट, 1600 रुपये दिए आपने, आपके तो अकाउंट से निकले, अब तो यू एब्सोल्युटली राइट सर। मतलब कितना इमोशनल। अब आप देखिए हाँ पूरा हर चीज़ नोटिस कीजिएगा। तो फिर मेरे अकाउंट में क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं गड़बड़ है सर। आप एक काम कीजिए, हो जाता है कई बार सर ऐसा, आप 1 रुपये और ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो पिछला वाला ना क्यू में अटक जाता है। तो 1 रुपये जब निकलेगा तो ये वाला भी एसएमएस आ जाएगा। अब पढ़ा लिखा आदमी है, सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन कम्युनिकेशन इतना डेंस हो चुका है, इंटेंस। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब 1 रुपये और कर लेते हैं, 1 रुपये में क्या नुकसान है। तो उसने बोले 1 रुपये का फिर ट्रांजेक्शन किया। बोले सर वो ओटीपी आया होगा बता देना। तो इन्होंने देखा तो वो ओटीपी 16,000 रुपये का था। बोले यार ये ओटीपी तो 16,000 का है।
बोले नहीं सर 1 रुपये ट्रांसफर किया मैंने। क्या बात कर रहे हो आप, मैं 16,000 क्यों ट्रांसफर करूँगा? अरे बोले नहीं OTP 16,000 का। बोले नहीं नहीं 1 रुपये का, नहीं 16,000 का, 1 रुपये का। अरे आप स्क्रीनशॉट भेजिए सर, स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर दोबारा आप समझे नहीं बात को। पहली बार जब स्क्रीनशॉट भेजा था तो उसमें OTP नहीं था, अब जो स्क्रीनशॉट भेज रहा उसमें तो OTP है। आपसे सीधे सीधे OTP नहीं मांगा, आपसे घुमा से स्क्रीनशॉट निकलवा लिया। बात तो वही है ना। तो पहली वाली एक्सरसाइज में उसने सिर्फ आपके दिमाग में डाला कि स्क्रीनशॉट भेजने से दिक्कत नहीं होती। जैसे ही दूसरी बार में स्क्रीनशॉट भेज जाओ, उसने ओ ये क्या कर दिया मैंने तो OTP भेज दिया। तो उसने अप्लाई किया, निकल गए 16,000। ये तो वो फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे। तो आप देख रहे हो टेक्निक्स कितनी सोफिस्टिकेटेड। हर OTP के पीछे कहानी है, और ऐसी 12-13 कहानियां जो OTP चुराने की ही है मेरे पास अलग अलग क्लाइंट से आती। साइबर अपराधी इतना स्मार्ट हो रखे हैं कि वो आपके इमोशनली और साइकोलॉजिकली खेलते हैं आपके इमोशन से, और एक पढ़ा लिखा आदमी भी उस चुंगल में फंस जाता है सब। अच्छा, इस किताब पे आते हैं हम, और आगे के चैप्टर्स में देखता हूँ तो एक और स्टोरी जो मुझे खटकती है या मेरी आंखें जिस पर पड़ती है वो है 40,000 रुपये का जन्म प्रमाण पत्र। तो सर अगर अमूमन किसी की हेल्प भी कोई ले तो 1,000-2,000 रुपये दे के बनवा लेता है, ठीक है, तो 40,000 रुपये कैसे निकल गए जन्म प्रमाण पत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इन कहानियों में जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको मोडस ऑपरेंडी थोड़ा बहुत बता पाऊंगा। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो और इंटरेस्टिंग है, जो मैं इसलिए लोगों को बता दूं कि हर आदमी को ये भी जानना जरूरी है कि पकड़े कैसे जाते हैं, क्योंकि सारी वो कहानियां हैं जो रियल हैं, मैंने इन्वेस्टिगेट किया और सॉल्व हो रखी है, और हमने हमने क्रिमिनल्स पकड़े जी। वो इसलिए भी ज़रूरी है जानना क्योंकि लोग नॉर्मली कैसे पकड़े वाली चीज़ छुपा जाते हैं पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसा ना हो क्रिमिनल फ़ायदा उठाए। पर एक तरीके से मैंने कन्वे किया कि ये तरीके थे, वो भी आपको हेल्प करेंगे बचने में। और दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसा नहीं है कि वो जो एक सीरीज़ आई थी कि सबका नंबर आएगा जी, मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट किया उसका मोटो है सब पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, पकड़ साइबर अपराधी कितना भी स्मार्ट हो पकड़ तो सारे ही जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि लोड इतना ज़्यादा है सिस्टम में, कंप्लेंट्स एकदम से बहुत बढ़ गई हैं जी, लेकिन यदि हम को पूरा टाइम मिले तो पुलिस हर एक क्रिमिनल को पकड़ सकती है। ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह का माहौल बन गया कि साहब निकल गए पैसे और नहीं निकाल सकते, तो जो 40,000 का जन्म प्रमाण पत्र है, होता क्या है कि अब तो आपने कह रहे डिजिटल अरेस्ट के केसेस भी देख लिए। बिल्कुल सर। कितना प्रिपरेशन कोई कर सकता है ये जानने की उसमें बताने की कोशिश की गई है कि आप अपना ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आपको जब आप बात कर रहे होते हो ना कुछ चीज़ों की, पहले चीज़ ये समझ लीजिए, तो उस तरह के ऐड आपको आने लगते हैं। और आपने क्या बात की, कहाँ हो, हॉस्पिटल में हो, कहाँ से डेटा आपका लीक होगा, यू नेवर नो। बिल्डिंग में जैसे मैं घुसा हूँ यहाँ पर तो मेरा डेटा यहाँ से पहुँच जाएगा कि आप यहाँ थे, कल के दिन मुझे कॉल आ जाए कि आप तो CNBC के ऑफिस में थे, और तो एकदम से मैं ट्रस्ट कर लूँगा ना, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है। जी, वैसे ही यहाँ होता है कि आपकी रियल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से आपको मैसेज, कॉल्स या एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। वी ऑल नो दिस। बिल्कुल। अब आप ये नहीं सोचते कि इसमें फ्रॉडस्टर्स भी हैं, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे फ्रॉडस्टर्स होते हैं। जी, तो आप क्लिक करके ट्रस्ट कर लेते हो। अब आपको आ रहा है कि आप जन्म प्रमाण पत्र आपको आ रहा है ऑथेंटिक, जो दिल्ली की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है MCD, वहाँ से वहीं का ही कोई प्रमोशनल वो है आया मैसेज। आप क्लिक करते तो एक चैटबॉट खुल जाता है। वो चैटबॉट में कहता है कि आप यहाँ से सीधे बनवा सकते हैं, अब यहीं से रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया है, कहीं जाना आना नहीं है, तो सरकार ने बहुत अच्छी सर्विस दे दी है। वो चैटबॉट पे अपनी इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं, वो मांगता जाता है, आप देते जाते हो, तो उसको और इन्फॉर्मेशन आपकी मिल गई। फिर वो उसके हिसाब से आपको ऑफर करता है कि सर आप ये कीजिए, इतना दीजिए तो आपका हो जाएगा, उतना दीजिए हो जाएगा, और उसमें आप गलतियाँ करते हो और आप से 4,000 लिए जाते हैं और 40,000 निकलते हैं, या आपको लिंक आ जाता है और वो लिंक प्रीपेड टाइप का लिंक होता है, आप क्लिक करते हो तो आपका निकल जाता है, या आपसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई जाती है। सो इस तरह के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पर आपको ये ख्याल कभी नहीं आता कि क्रिमिनल एक चैटबॉट बना के बैठा होगा, कि क्रिमिनल पीछे एक पूरा का पूरा वेबसाइट बना के बैठा होगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। अभी डिजिटल अरेस्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पूरी वेबसाइट रेडी करके बैठे हुए थे जी, sciindia.org.in करके। अब जो एक्चुअल वेबसाइट है उसका नाम भी ऐसी कुछ है, sciindia.gov.in होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो org.in करके थोड़ा चेंज किया। जब आप खोलते वेबसाइट तो पूरा वही जज साहब की फ़ोटोज़ और जो डिटेल एक्चुअली वही कॉप क्लोन की गई है, तो ट्रस्ट हो जाता है।
फिर आपसे कहते हैं आप नाम सर्च कीजिए इस पर, तो आप उसमें नाम सर्च करते हो तो आपका नाम निकल आता है। देखिए इसमें आपकी FIR है, देखिए इसका अरेस्ट वारंट है, तो आप डाउनलोड करते हो तो आपकी फ़ोटो है। कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो आप? वेबसाइट से। अब आप ये नहीं सोच सकते क्रिमिनल ये सब प्रिपेयर करके बैठा हुआ है। कि हूबहू सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी बनाई, फिर उसमें आपकी फ़ोटोज़ का एक अरेस्ट वारंट, फ़ोटो लगाई, आधार कार्ड सब लगा होता है उसमें, आपका आधार नंबर, आपके पैन कार्ड, सारी डिटेल्स होते हैं। फिर एक अरेस्ट वारंट होता है, वो अरेस्ट वारंट वहाँ पे लोडेड है, जो पहले से प्रिपेयर्ड बैठा है बंदा। जब आपको कॉल किया उससे पहले सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जब आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा, तो आपको झटका भी लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। बिल्कुल। सो ये जो पूरी कहानी गढ़ी जाती है, इसमें टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल होता है कि आपको आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं होता कि यार दिस कुड बी अ सिंगल पर्सन जस्ट चीटिंग अस। तो ठीक यही वाकया हुआ था MCD केस में। जब ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं पेरेंट्स, तो उनकी मतलब क्या कहते हैं, तो उनको एक मैसेज आया और व्हाट्सएप पे, और उनसे कहा गया कि ये जो चैट फैसिलिटी है MCD की है दिल्ली की, और उसमें आप अप्लाई करके कर सकते हैं। तो उसने वो फॉलो कर लिया और उसके बाद वो अपनी इन्फॉर्मेशन देता रहा। पर जब आप ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन रखते हैं तो मतलब क्या क्या सतर्कता, कई बार लूप होल्स नहीं मिलते, तब फिर आप उनको कैसे ट्रैक करते हैं? कुछ उसके बारे में बताइए ना। बहुत बहुत ब्लाइंड होता है, जैसे कि क्योंकि नॉर्मली ये तो काफी चैलेंजेस हो जाता है। यहाँ पे तो आपके सामने अपराधी है ही नहीं, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर जब हमने पैसे किसी अकाउंट में ही डाले हैं, कैश तो दिया नहीं है, तो मेरे पैसे गायब कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल, वापस क्यों नहीं आ सकते? तो उसका जो कारण है वो ये है कि जब हम उस अकाउंट की KYC को निकलवाते हैं तो पता पड़ता है कि जो बैंक का अकाउंट का ओनर है वो उड़ीसा का कोई किसान उसके नाम पर है, और उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर बैंक अकाउंट चल रहा है। या जो सिम कार्ड का ओनर निकलवाएंगे तो पता पड़ेगा कि ये कोई कलकत्ता का सब्जी वाला है, उसको भी नहीं पता कि उसके नाम पर इतने सिम कार्ड चल रहे हैं। या मोबाइल फ़ोन का MBI ट्रैक करेंगे कि भाई ये मोबाइल फ़ोन पहले कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, तो पता पड़ा वो चोरी का फ़ोन है, इसके इन क्रिमिनल के अलावा जिसने यूज़ किया वो तो वहाँ से चोरी हो गया था। तो कोई हमें फुटप्रिंट ही नहीं मिलता कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। बैंक अकाउंट किसी और के नाम पर है, सिम कार्ड किसी और के नाम पर है, और मोबाइल भी चोरी का। अब बचा व्यक्ति की लोकेशन जो आपको मिल रही है। लोकेशन भी अपने घर से तो फ़ोन कर नहीं रहा है, वो घर से निकल के 150 किलोमीटर दूर खेत से बैठ के भी कॉल कर सकता है। आजकल तो होटल से भी करते हैं, पब्लिक प्लेसेस से भी करते हैं। तो उनको एग्जैक्टली मैप कर पाना कि उनका कोई पैटर्न ऐसे नहीं मिल रहा है। अभी क्या हो गया, जितने हॉटस्पॉट थे पहले, अब क्रिमिनल बहुत स्मार्ट हो गए। पहले क्या होता था, एक हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई हो जाते थे कि जामताड़ा है, मेवात है, नूह है, अलवर है, औरंगाबाद है, अभी मथुरा और ये जो बॉर्डर एरिया उसका भी है, नोएडा में भी पकड़े गए। तो ऐसे करीब 40 हॉटस्पॉट हैं इंडिया भर में, साउथ में भी, ऑल ओवर इंडिया। मतलब इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, मशरूम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, पैटर्न निकालते थे कि जो अधिकतर कंप्लेन आई है वो किस एरिया से आ रही है, क्योंकि सिम कार्ड वहीं ऑपरेट हुए हैं, वहीं एक्टिवेट हुए हैं, नए सिम कार्ड कहाँ ऑपरेट हुए हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न निकल के उस एरिया को फोकस करते थे। फिर ह्यूमन इंटेल निकाली जाती थी, कुछ हमारे फिजिकली लोग जाते थे और वो देखते थे कि हाँ साहब यहाँ पर ये बन रहा है, ये है यहाँ पर, उनकी थोड़ी देर सर्वेलेंस करेंगे और फिर रेट डालेंगे। अब रेट डाल के फ़ोन मिलते हैं, पैसा मिलता है, सिम कार्ड्स मिलते हैं, फिर मैप करेंगे कि जो हमारे पास कंप्लेन आई है क्या उनसे वो डेटा मैप कर रहा है, क्योंकि ये लोग सिम कार्ड बदलते भी रहते हैं। यदि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद रेट डाली तो पता पड़ा वो सिम कार्ड भी नहीं मिलेंगे, वो फ़ोन भी नहीं मिलेंगे और बैंक अकाउंट भी बंद हो गए होंगे। सो थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट कि आपने जो बंदे पकड़े उनको भी मैप कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है पुलिस के लिए, और इस वजह से अधिकतर लोगों को बेल मिल जाती है, छूट जाते हैं। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे नए नए टूल बन गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इनिशिएटिव ली, चक्षु करके एक टूल बनाया है जिसमें डेटा रिकॉर्डिंग सेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने कि किसी भी स्टेट से आएगा तो वहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये चीज़ें थोड़ा फास्ट हो गई कि एक्शन जल्दी ले लेंगे। पहले क्या होता था कि यहाँ 2 कंप्लेन आई है, 2 कंप्लेन हरियाणा में है, 3 कंप्लेन, तो अब उसके बाद उसको इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं आपके पास, तो कोई पैटर्न मिलना बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा सर, हमारे हिंदी डिजिटल के एक एडिटर हैं अंकित जी, जिनसे हम अभी मिले थे थोड़ी देर पहले, उनको भी कुछ दिनों पहले एक फेक FIR की कॉल आई थी, पर वो थोड़े तेज़ तर्रार पत्रकार हैं, ठीक है, बातों में तेज़ हैं। तो बात करते करते जिसने कॉल किया था उनके कि भैया आपके खिलाफ फेक FIR हो रखी है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कहा मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर लेता हूँ भाई अपने खिलाफ कि हमारी मिसयूज़ हुआ है नंबर। तो इतना सुनते ही उस बंदे ने सामने से फ़ोन काट दिया। पर ऐसी एक स्टोरी आपकी इसमें भी है कि फेक FIR पर रियल फ्रॉड तो रियल हो गया विनय जी के साथ। तो
इस मामले को जरा विस्तार से समझना चाहूंगा कि वो कैसे नहीं बच पाए। पहले तो एक बड़ा अच्छा एक वीडियो वायरल हुआ कल इसी केस में। एक लड़की को पुलिस वाले ने बोल किया कि हम अरेस्ट करने आ रहे हैं, और वो गाड़ी का सायरन बज रहा है और ऐसे दिखा रहे हैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, आप वहाँ रहते हो ना, आपका घर है और हम आ रहे हैं, आपको अरेस्ट करने वाले हैं, ऐसे ऐसे डरा रहा है जी। और वो लड़की बिल्कुल कूल और काम है। लड़की कहती है ये वीडियो काफी वायरल देख रहे आप कहाँ से आ रहे हैं, बोले वहाँ से। अरे बगल में एक मोमो की दुकान है, चलो लेते हैं। यस, आई लव दैट, आई वांट पीपल टू बी लाइक दिस। होता है क्या है कि हमारे सिस्टम में पुलिस की जो इमेज है, या हो सकता है कि इस लड़की के फादर पुलिस में हो, या इसको थोड़ा सिस्टम का आइडिया हो कि ऐसे भी नहीं होता है। 99% लोग पुलिस का नाम सुनकर डर जाते हैं। बिल्कुल, वो इतना दिमाग चलाते नहीं कि यार ये फ्रॉड भी हो सकता है, या कोर्ट से कॉल आ जाए, या वकील का कॉल आ जाए, या गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम से कोई भी कॉल आ जाए, तो एक तरह से नोटिस भी आ जाए तो लोग कांपने लगते हैं, साहब नोटिस। बिल्कुल नर्वस हो जाता है आदमी, डर जाता है। तो ये जो डर है मेरे ख्याल से ये गलत है, ये कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल्स को हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो उसी डर का इस्तेमाल करके आपको लूटते हैं। तो मेरे पास जो बंदा आया वो तो आया रात को 11 बजे और घबराया हुआ, कांपते हुए, और बोलता है मेरी सोसाइटी से था, और ये केस है करीब आज से 1.5 साल पुराना, जब डिजिटल अरेस्ट के बारे में किसी को पता भी नहीं था। तो बस बोलता है कि अमित जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है और फ़ोन बंद करके आऊँगा, मैं आपके फिजिकली मिलूँगा, ऐसे करके। फिर बोलता है कि क्या मेरा फ़ोन बंद है तो पुलिस ट्रैक कर सकती है? मैंने कहा क्यों? बोले पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तुमने क्यों पड़ी है? बोले मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है और FIR है और ऐसा है। तो मैंने कहा पर तुमने ऐसा किया क्या है? बोले मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया मैंने, मुझे अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। कहाँ से निकला है? सुप्रीम कोर्ट से। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट तो अरेस्ट वारंट निकालता नहीं है। मैंने दिखाओ जरा। देखा तो वो अरेस्ट वारंट की कॉपी लेके बैठा है, FIR की कॉपी लेके बैठा है। मैंने कहाँ से मिली ये कॉपी? बोले हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से? हाँ। मैंने कहा वो दिखाओ। जब वो दिखाए तो मैं झटका लगा, मैंने कहा तो फेक है। एंड देन ही टोल्ड मी द एंटायर स्टोरी। तो उसने कहा कि साहब मुझे 2 दिन पहले कॉल आया और मेरे को पहले IVR कॉल था कि आपका सिम कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है और अब्यूजिव मिसयूज़ है, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो आप क्लैरिफिकेशन दें वरना आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। तो मैंने प्रेस 9 दबाए तो एक कॉल सेंटर में चला गया। कॉल सेंटर वाले ने कहा कि साहब आपके नाम से ये सिम कार्ड चल रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो है ही नहीं। अरे है, आपका आधार नंबर ही है? बोले हाँ आधार नंबर तो यही है। पैन नंबर ही? हाँ यही है। तो फिर आप ही का सिम कार्ड है। मैंने साहब मेरे नाम से नहीं। अब थोड़ा बहस हुई तो नहीं, आपके खिलाफ तो FIR हो रखी है, बहुत मिसयूज़ हुआ है। अब वो जो IVR वाला बंदा होगा वो इसको बोलेगा एक काम कीजिए सर, आप डरिए मत मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच को आप स्टेटमेंट दे दीजिए, बात साफ हो जाएगी। हाँ यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ आपको। कनेक्ट कर दिया तो इसके दिमाग में और ट्रस्ट आ गया कि ये तो मेरी हेल्प कर रहा है, तो ये पूरा प्रकरण झूठ नहीं हो सकता। समझ रहे? ये स्टाइल देखिए आप, वो आपको जानबूझ के इस सॉफ्ट हो जाएगा, कहेगा ठीक है सर मैंने मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर दिया। अब मुंबई क्राइम ब्रांच से जब आप कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि वो उनका रंग ही अलग है। हाँ जी बताइए सर, वो कोई सिम कार्ड का मिसयूज़ हुआ मेरे नाम से, आपका आधार यही है? ये थोड़ा ग्रिल करेंगे, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आप फ्री कैसे घूम रहे हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए। अब ये बंदा घबराएगा, सब मैं जेल क्यों? आप सामने वाले को इतना डरा देंगे। एग्जैक्टली। आप एक काम कीजिए, पहले तो आप वीडियो स्टेटमेंट के लिए आइए, तो वो स्काइप इंस्टॉल कराएगा, वीडियो स्टेटमेंट के लिए वो कॉल लगाएगा। आप फ़ोन बंद नहीं करेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं, घर में भी किसी को नहीं बताएंगे, वरना आप पे NSA लग जाएगा और आप 20 साल के लिए जेल हो जाएगी। मतलब पूरा ऐसा डर के। और जैसे ही वीडियो कॉल पे सामने देखेंगे तो थाना है, 3 स्टार में एक ऑफिसर बैठा है, पीछे कोई पीटा भी जा रहा है, हथकड़ियाँ लटकी हैं, गन्स हैं, और पूरा माहौल बना हुआ है। और वो फिर आपको ग्रिल करना शुरू करेगा और उसके बाद तो हालत ये हो जाएगी आपकी कि आप दिमाग से सोचना बंद कर दोगे। एंड वो फिर वो इस हद तक ले जाएगा इवेंचुअली कि आप कपड़े उतारिए, आप ये कीजिए, आप कहीं जा नहीं सकते, परमिशन लेके जाएंगे, फ़ोन बंद नहीं करेंगे आप डिजिटली अरेस्ट। एक्चुअली वो पूछता ये है कि आप फिजिकली अरेस्ट हो सकते हैं या डिजिटली अरेस्ट, 2 ऑप्शन है आपके पास, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? डिजिटली अरेस्ट के सब डिजिटली अरेस्ट कर लीजिए, ऑप्शन वो ज़्यादा बेटर है। हाँ तो ठीक है, आप फिर डिजिटली अरेस्टेड है, अब आप वीडियो कॉल बंद नहीं कर सकते और चार्ज रखिए फ़ोन। फिर वो कहेगा कि अपना सारा पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि ये पैसा आपने इलीगल तरीक़ों से कमाया है, जब तक जांच नहीं हो जाती पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते, जब जांच हो जाएगी तो वापस कर देंगे। तो आप सारा पैसा उन अकाउंट में डालते जाते हो। फिर पेनल्टीज़ के नाम पे और लोन वोन लेके पैसा दे देते हो अकाउंट में। आप बैंक जा के पैसा देते रहते हो और किसी को नहीं बताते कि मैं पैसा क्यों दे रहा हूँ। लोग 5 करोड़, 3.5 करोड़, 7 करोड़ तक दे दिया है डिजिटल अरेस्ट के केसेस में, एंड यू माइट बी।
तो सेम इस केस में हुआ था, लेकिन इस केस में जो बंदे ने पैसा दिया था 4.5 लाख के करीब दिया था, और उसके बाद वो नहीं अरेंज कर पा रहा था तो घबरा गया था, तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। एंड देन उसको लगा कि मैं भाग जाऊं तो शायद इससे बच जाऊं। किसी ने सजेस्ट किया कि मेरे से मिल ले, तो आ गया एंड वी वर्कड आउट। तो हमने इस केस को वर्कआउट भी किया, हमने पकड़ा भी, क्रिमिनल्स भी पकड़े। तो इसलिए वो पूरी कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे पकड़े गए। सर, चाइनीज़ ऐप के बारे में काफ़ी कुछ हमने सुना है, और चाइनीज़ ऐप से कैसे फ्रॉड होते हैं ये भी हमने सुना है। पर ऑनलाइन जब एग्ज़ाम्स होते हैं, और ख़ासकर सरकारी एग्ज़ाम्स, तब इंटरनेट फैसिलिटीज़ तो ऑफ होती हैं, जनरली उस एरिया में ऑफ होती हैं, उस प्रेमाइसेस में ऑफ होती हैं। और जब इंटरनेट फैसिलिटीज़ ऑफ होती हैं, उसके बावजूद कोई कैसे एक एग्ज़ाम सेंटर में पेपर सॉल्व कर सकता है ऑनलाइन? तो इस बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगा, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑनलाइन है एग्जाम कि फ्रॉड, हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम स्कैम। मैं अब रियल लोकेशन नहीं बताऊंगा, पर मैं किसी हिल स्टेशन पे था, मतलब आप मान के चलिए, जो जी अब एक लोकेशन ऐसे दे देता हूँ जो वो वाली नहीं है। सपोज मैं मणिपुर में था। जी ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ के लोकल एसपी का मुझे कॉल आया कि साहब कुछ केस है, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने क्या केस है? तो उन्होंने बताया कि एक सेंटर पे एग्ज़ाम चल रहा था और मुझे लोकल एसएचओ का फ़ोन आया कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ लोग शोर शराबा कर रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि एसपी को जाना पड़ेगा? आप देख लीजिए। नहीं साहब, कुछ तो ऐसा है। तो पहुँचे एसपी साहब, तो उन्होंने देखा कि एक बंदा कह रहा है कि इस अंदर ना नकल चल रही है, जबकि जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहा था। तो बोले मैंने अंदर जाके देखा ऐसे पूरा, तो ऐसा कुछ लगा नहीं, कोई नकल वकल नहीं हो रही थी। तो मैं बाहर आ गया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, बोले उस एग्जामिनेशन सेंटर में करीब 50% लोग हरियाणा से थे। तो मैंने कहा कि यहाँ से कोई सेंटर वहाँ क्यों रखेगा? मणिपुर है। मतलब इस तरह का लोकेशन थी। इट वाज नॉट मणिपुर, बट इट वाज सो फार कि आपको अनयूजुअल लगा कि यार हरियाणा के लोग यहाँ क्यों एग्जाम देने आ रहे हैं। तो बोले मुझे तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने सारे सिस्टम फ्रीज करा लिए। मैंने एग्ज़ाम के बाद सारे फ्रीज कीजिए, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी और हम देखते हैं क्या है। और उस बंदे से पूछा तुम्हें कैसे पता पड़ा? बोला अंदर मेरी बेटी एग्जाम देने गई थी, तो उसने बगल में देखा कि किसी का वो अपने आप चल रहा था सिस्टम, और वो तो बंदा ऐसे बैठा हुआ था हाथ रख के। तो वो तो उसने पैनिक मचा दिया कि तो एग्ज़ाम ऐसे चल रहा है। तो बोले फिर हमने वो सिस्टम वगैरह फॉरेंसिक करके देखना शुरू किए। फिर जब उसका रिजल्ट भी आया तो उससे और चीज़ें प्रूव हो गई, क्योंकि हरियाणा के एक गांव से 17 लोग सेलेक्ट हुए। मतलब एक ही गांव सेंटर से पास होने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, और एक ही गांव से 17 थे। मतलब इतना भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल, ये थोड़ा अनयूजुअल था। तो फिर उस पर जाँच हुई, और फिर उस तरह के केसेस और भी जगह से आए। एक अमृतसर, पंजाब में भी एक FIR हुई, फिर एक बनारस में भी FIR हुई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉड के। फिर आपको पता ही होगा। तो अभी ये केस चल रहा है, बट वी वर्कड आउट एंड वी हैड सम अरेस्ट ऑल्सो। तो पूरी कहानी इस बारे में है कि कैसे ये हुआ और कैसे होता है, जबकि यू आर राइट, वाईफाई अलाउड नहीं होता है, सेंटर की पहले जांच होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। तो उसके बाद जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोर्ड हैं या एजेंसीज़ हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हमारे भी टेस्ट कर लीजिए, कोई लूप होल तो नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने लगातार रेलवे बोर्ड की भी टेस्टिंग की, एक और बोर्ड हैं जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, उनकी भी टेस्टिंग की, जहाँ जहाँ वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा रहे थे। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर, क्योंकि जो फ्लॉज थे वो अब मुझे ज़्यादा पता है कि कहाँ कहाँ से हो सकता है जी। और वो जानने के लिए आपको ये कहानी मेरे ख्याल से ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने इसके बारे में लिखा है, और मैं अपने दर्शकों को भी चाहूँगा कि जागरूक होने के लिए साइबर क्राइम की सच्ची कहानियाँ एक बार ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल। और शिकार होने से बचने के लिए एक बार ज़रूर पढ़ें। एक गारंटी है कि यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके संग ये वाले साइबर क्राइम तो कतई नहीं होंगे। क्योंकि आपको, और साइबर क्राइम से बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। और कोई ऐसा जादू कोई कर नहीं सकता, और ये सबके साथ होता है। लोग ये सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं शायद बच जाते हैं, जबकि मेरे पास सारे केसेस उन्हीं के आते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जजेस हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं, CEOs हैं। उनके केसेस, क्योंकि वो पुलिस के पास जाके इन्वेस्टिगेशन कराने में डरते हैं। डर ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑलरेडी फ़ोन हैक्ड है और पैसा निकलता जाए। रेपुटेशनल इश्यूज़ भी होते हैं, शेयर मार्केट में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ट्रैप तो सारे हो रहे हैं,
जी इसलिए जानना सबको ज़रूरी है। एक ट्रिक बता सकता हूँ जिससे कि आप बच सकते हैं मोस्टली। एक एक्चुअली एप्लीकेशन है, ऐप स्टोर पर भी है और प्ले स्टोर पर भी है, मूवी आर्मर करके। जी वो आप इंस्टॉल कर लें। उससे आप 5 चीज़ें कर सकते हैं जो बहुत कॉमन अटैक वेक्टर्स हैं। पहली चीज़ कि लिंक बेस्ड जितने फ्रॉड होते हैं, जैसे कि भी दिलजीत दोसांझ का शो था और हज़ारों लोग लुट गए। जी उन्होंने गूगल पर सर्च किया टिकट और जो कुछ लिंक्स आई वो फ्रॉड वाली थी, उस पर पेमेंट कर दिया, टिकट मिला नहीं। तो ये बड़ा कॉमन फ्रॉड है। आप यहाँ से बैठ के क्रूज़ बुक कर रहे हो सिंगापुर में, लोग पेमेंट कर देते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वो है ही नहीं। हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं केदारनाथ का, वहाँ लुट जाते हैं लोग। उड़ीसा में होटल बुक कर रहे हैं, वहाँ लुट जाते हैं लोग। तो ये जो गूगल पर सर्च करके आपको लिंक्स मिलती हैं, आप कैसे भरोसा करोगे कि ये ओरिजिनल वाली है? तो वो लिंक कॉपी करके मूवी आर्मर के थ्रू स्कैन कर लोगे, बता देगा ये फ्रॉड लिंक है, ये क्लोन लिंक है, इसका ओनर कौन है, ये कब स्टार्ट हुई थी, सारी डिटेल के संग ये रेड ग्रीन करके आपको फ्लैग दे देगा। सिमिलरली आपको एसएमएस पे लिंक आती हैं, वेबसाइट पे लिंक, वो जो व्हाट्सएप पे लिंक आती हैं, वो सारी आप स्कैन करके देख सकते हो। जब भी आपको डाउट हो यार ये गड़बड़ है, ये थ्रेटनिंग लिंक लग रही है, ये तो आरटीओ का लिंक है, ये एसबीआई का ही है कि नहीं है, या एचडीएफसी का है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हो। दूसरा जो तरीके हैं जिनसे आप बहुत लुट रहे हैं आजकल, वो है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, आप विजिटिंग कार्ड है तो क्यूआर कोड है, होटल का मेनू कार्ड है तो क्यूआर कोड है, पेमेंट तो है ही क्यूआर कोड, बोर्डिंग पास भी क्यूआर कोड है, एडवर्टीजमेंट है तो क्यूआर कोड है। सो हाँ, क्यूआर अगर हम कोड, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आजकल टेबल पे क्यूआर कोड क्यूआर होता है, कोड आपको जाने की तो जरूरत नहीं तो है इसमें एक order कहानी है जिसमें उसके थ्रू भी लुटे जी। लोग इंटरेस्टिंग तरीके से। इसके अलावा वाईफाई कनेक्शन है तो क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड सेफ है अनसेफ है कैसे जानोगे आप? या आप रैंडमली कोई भी, अभी लंदन के अंदर जो पार्किंग लॉट होता है उसमें क्यूआर कोड होता है, प्रीपेड पेमेंट करते हो आप, उस स्लिप निकलती है, वो अपनी गाड़ी में लगा देते हो कि भाई 1 घंटे का पार्किंग मैंने ले लिया, 2 घंटे का ले लिया। वो किसी ने क्यूआर कोड बदल दिया और हज़ारों लोग लुट गए और लाखों रुपए चले गए, क्योंकि उसमें तो पाउंड में निकल रहा था पैसा। बेल्जियम में हो गया सेम। तो हाउ डू यू नो कि ये क्यूआर कोड सेफ है अनसेफ है? तो उसके लिए मूवी आर्मर में आप के थ्रू आप स्कैन कर लेंगे क्यूआर कोड, तो बता देगा कि क्यूआर कोड किस पर्पस के लिए है और ये सेफ है या अनसेफ। ऐसा तो नहीं कि आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल करने के लिए हो, ऐसा तो नहीं आपका डेटा चुराने के लिए हो, ऐसा तो नहीं कि पैसा ज़्यादा निकल रहा हो जो आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको आदत में शुमार करनी होंगी। जब तक आदत नहीं बनेगी कि आप थोड़ा शक करें चीज़ों पर, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। सिमिलरली जितने तरीके ओटीपी चुराने के हैं वो इस ऐप के थ्रू ब्लॉक हो जाते हैं। जो मैंने आपको 10-12 तरीके अभी जिक्र किए वो सारे एक क्लिक पर आपके ब्लॉक कर दिए जाएंगे फ़ोन में, तो आपका ओटीपी जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। और आपके फ़ोन की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो स्कैन करेगा ये और बताएगा कि आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन ऐसी तो नहीं जिससे फ्रॉड हो जाए। क्योंकि आप कई सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो जो लेजिट हैं, लोन ऐप्स जैसे। जी लोग सुसाइड कर गए क्योंकि उन्होंने आप कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपका पिक्चर्स निकल गई और उसके थ्रू ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसके बाद आप सुसाइड करें। आप टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क टाइप की ऐप्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप इंस्टॉल करते हो आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है, आपको पता नहीं कि इस ऐप से फ्रॉड हो जाएगा। आप गेम इंस्टॉल करते हो, आप बच्चे को फ़ोन दे देते हो, 1 मिनट में 10 गेम डाल देता है। कई सारे गेम हैं जो आपका ओटीपी चुरा रहे होते हैं। सो हाउ डू यू नो दिस ऐप इज़ सेफ और अनसेफ फाइनेंशियली या रेपुटेशनल वाइज? तो वो मूवी आर्मर स्कैन करके आपको बता देता है। एक और बड़ा मैं जेनरिक चीज़ बताऊंगा कि बच्चों को जब आप फ़ोन देते हैं और वो गेम्स खेलते हैं, आपको पता है कई सारे गेम्स ऐसे हैं जो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जिसमें आप चैट कर सकते हैं क्रिमिनल के साथ। हाँ, अब गेम खेलने वाला क्रिमिनल भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे बच्चे ही खेल रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग, बड़े लोग, अननोन लोग होते हैं। अननोन लोग हैं। आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अननोन आदमी से बात करने के लिए अलाउड नहीं करोगे, लेकिन वहीं आपने हज़ारों लोगों को एक्सेस दे दिया आपके बच्चे से बात करने के लिए गेम के थ्रू, जो कर रहा है और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको साइकोलॉजिकली, वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर उसको डरा रहे हैं, या उसको कोई लिंक इंस्टॉल करवा दिया या एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दी और वो कर रहा है, और फ़ोन आपका है तो पैसा तो आपका जाएगा। सो मेरे ख्याल से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो इंस्टॉलेशन है सेफ़ है अनसेफ। सो विच दैट्स वाई मूवी आर्मर में सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये कम से कम ये चीज़ें आपकी Parents अपने बच्चों को हाइजीन track सेट कर देगा कि कोई भी ऐप इंस्टॉल करेगा वो तो मूवी आर्मर अलर्ट कर देगा कि ऐप ठीक नहीं है, इसमें मल्टीप्लेयर चैट फैसिलिटी है, बच्चे के लिए सेफ नहीं है। सो वी नीड टू अडॉप्ट ऑल दीज प्रोसेसेस टू मेक अस सेफ। सो आदमी अगर जागरूक रहे, अपने लालच पर और अपने डर पर, दोनों पर काबू रखे, तो साइबर अपराधों से बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 सबसे बड़े अटैक वेक्टर्स हैं। वैसे तो हमारे इंसान की 5 कमजोरियां होती हैं, जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भगवत गीता में कहा गया है। तो इसमें आपने देखा काम, क्रोध भी एक्सप्लॉइट होता है आपका, क्योंकि आप किसी बंदे से नफरत करते हो, उसकी वजह से आप हैक कर लिए जाओगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसा भेजूंगा कि आप जरूर उसको खोलोगे, इंस्टॉल करोगे, देखोगे,
तो आप गए। बिल्कुल। लोभ तो है ही, आपने बता दिया। मोह और अहंकार, अहंकार होता है कि हम यदि ये मान लें कि हमें तो सब पता है। ये जो जिन लोगों को मैंने बोला वो अहंकार के कारण हैक होते हैं, जैसे जजेस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कौन टच करेगा, हम तो सबको ले लेंगे। लेकिन वो ऐसा वो कर नहीं पाते। जब पैसा निकल जाता है तो किसी का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बस पैसा आता है दुबई, सिंगापुर। तो अहंकार भी एक्सप्लॉइट होता है। तो ऐसे में अच्छा, इस पूरे में डर नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय की बात नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? भगवान बोल सकते थे ना कि भय भी एक 5 नहीं 6 है जी, क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक है। भय का कारण मोह है। जितने डर हैं आपके जीवन में वो सारे आपके मोह के कारण। द मोमेंट आप डिटैच हो जाते हो, आप निर्भय हो जाते हो। वही सिखाती है भगवत गीता कि आप कैसे निडर हो जाओ। और जिस दिन निडर हो गए उस दिन आपकी ग्रोथ यूं होती है। क्योंकि हम आधे जिंदगी में आधी चीजें हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते रहते। मिलना नहीं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं किसी को, ऐसे तो नहीं बुरा मान जाएगा, पोजीशन है उसके डर गए हैं, जो कमा रहे हैं वो तो नहीं चला जाएगा। डर हमारी जिंदगी के हमें रोकते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो थोड़ा निडर हो जाता है, रिस्क लेने लगता है, इसलिए वो आगे जाता है। सो मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ पर भी जो मेजर कारण है क्योंकि हम अटैच्ड हैं, हमारी रेपुटेशन, हमारा पैसा, हमारी पोजीशन, नौकरी, रिश्तेदार, बच्चे, उसी के कारण आप हैक हो गए। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, आपने अपना समय दिया और साइबर अपराध से बचने के लिए इतनी इंसाइटफुल जानकारियाँ दी। अगर आप भी साइबर अपराधों के बारे में ऐसी कोई जानकारी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें और लेटेस्ट खबरों के लिए आए hindi.cnbctv18.com पर। धन्यवाद।